70 साल के शासन में कांग्रेस ने ये 4-5 महिला, जैसे मायावती को कांग्रेस ने नहीं बनाया, शीला दीक्षित अपने आप में वो मजबूत थी। गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजरात में आनंदीबेन को बनाया था, वसुंधरा राजे जी, वो भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रही है। तो ये अल्पकाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री बनाया और पूरी ताकत भी दी थी। वहाँ जब उन्होंने मुख्यमंत्री जब बनाया तो उसको पूरा अधिकार भी प्राप्त नहीं होने दिया था। और जब अगर वो मानते हैं कि उन्होंने महिलाओं को बहुत अधिकार दिया, बहुत सी महिलाओं को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, अच्छी बात है, तो ये अधिकार क्यों नहीं बनाया, उसका जवाब भी उन्होंने देना चाहिए था कि जब आप मुख्यमंत्री बना सकते हो तो लोकसभा के मेंबर बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम था, आप ये महिला विरोधी काम आपने क्यों किया, उसका जवाब उनको देना चाहिए। वो नहीं देंगे तो ये देश की महिला उसके जवाब वही दे देंगी, ये मैं मानता हूँ। देखो, पप्पू यादव की पत्नी भी खुद MP है, 2 बार लोकसभा में रही है, अभी राज्यसभा में भी है। शोषण की कंप्लेन करना किसके समय में हुआ, कहाँ पे हुआ? जब बिहार में कांग्रेस शासन था या RJD जो कांग्रेस के पार्टनर है उसका शासन रहा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण रहा। जब भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार जब बिहार में बनी है, आप आज जाके देखिए, उसके वातावरण में बहुत बड़ा सुधार भी आया है। और जो शोषण के कंप्लेंट पहले आती थी, दर्ज भी नहीं होती थी, आज आप देखिए कि शोषण का अगर कोई छोटा सा भी केस होता है, उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ सरकार में काम होता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो महिलाओं को अधिकार देकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का रवैया पहले से रहा है, आज भी रहेगा। जो मैडम ने बताया था कि 1971 में 54 करोड़ की आबादी थी, उस टाइम भी 543 सीट थी। आज जब हम परिसीमन नया कर रहे हैं, आबादी इतनी बड़ी है, करीब 3 गुना बड़ी है, तो सीट उतनी क्यों रखे? आज कोई भी MP की बात भी कहा गई है कि जैसे मेरे यहाँ 22 लाख वोटर्स है, कई जगह पर 30 लाख है, कई जगह पर 39 लाख 39 लाख मेंबर है, वोटर्स है। अगर एक मेंबर 40 लाख लोगों को या 30 लाख लोगों के लिए कैसे काम कर पाएगा? तो अगर वो कम मेंबर होंगे तो ज़्यादा लोग ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी सेवा हो पाएगी। तो इसी के लिए परिसीमन जब नया बने हैं, उसके अंदर ज़्यादा मेंबर बने, तो आबादी जब बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से मेंबर भी बढ़ने चाहिए। और इसीलिए ये मेंबर बढ़ा के लाए थे, इसके अंदर उनके भी मेंबर बढ़ते। और जो साउथ की बात आपने कही, साउथ के अंदर भी हर स्टेट में आज उनका कितना प्रतिनिधित्व है, कितना परसेंटेज है और कितना बढ़ेगा मेंबर भी और परसेंटेज भी, ये अमित भाई शाह साहब ने लोकसभा में अपने जवाब में बहुत ही क्लियरली एक राज्य की बात उन्होंने कहकर जो उनका दावा था उसको निरस्त कर दिया था। देखिए, ऐसा है कि ये महिला बिल देने के कारण कोई सीधा BJP को वोट मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो इन्होंने विरोध किया तो एक बहाना बनाया है। आज भी पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मान लो पहले हम 273 थे, फिर 303 आए, फिर 240 बने। तो ये अगर फ़ायदा ही लेना होता है तो पॉलिटिकल इसके अंदर जो मताधिकार है वो तो वोटर्स तय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है। इसके कारण ही बदल जाता है चित्र, ऐसा उनके आरोप है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। देखिए, एक प्रधानमंत्री को आतंकवादी का कहना ये कांग्रेस की पहले से उनका ये स्वभाव रहा है। सोनिया गांधी ने कहा था कि मौत का सौदागर है, देश ने नहीं माना। अभी जब आतंकवाद पूरे देश में से ख़त्म कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और नक्सलवाद भी ख़त्म कर दिया प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, और डंके की चोट पर बोल कर के 31 मार्च 2026 के पहले हम ये नक्सलवाद भी ख़त्म कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आतंकवाद को ख़त्म कर देना उनको पसंद नहीं आया, उसके मन में जो चल रहा होगा उसके लिए उन्होंने आतंकवाद ख़त्म करने वाले को आतंकवादी कह दिया। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि उन्होंने गलती कर दी। तो इसके लिए इनके जो मन में रहता है वो बोल देते हैं। मौत का सौदागर कहा था, उसका परिणाम उन्होंने भुगता था सोनिया जी ने। आप मणिशंकर अय्यर जी को जानते हो, कई बार
जो बोलते हो, जो उनको एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए तो उनके लिए बोल देते हैं। तो कांग्रेस हार सहन नहीं करती। विपक्ष को में बैठना और धीरे धीरे उनको जिस तरह से उनकी सीटें कम हो रही है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने तरफ जा रहा है, और उनसे सहन नहीं होता। इसके लिए कुछ भी कोई भी भाषा में वो जवाब दे देते हैं। देखिए, एजेंसी में कौन सी एजेंसी की बात है वो एक आपसे क्लियर करना चाहिए। आप जानते हो कि गुजरात के कई लोग पश्चिम बंगाल में हैं, पूरी सोसाइटी उनकी होती है, उनके गेट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को वोट करने के लिए जाने नहीं देते हैं। जो जाते हैं वो पूरा मतदान केंद्र का कब्जा करते हैं और वहाँ पर अपने मन मर्जी से वोट डाल देते थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का वातावरण ना बने, कोई गलत तरीके से मतदान केंद्र का कब्जा ना करे या किसी को रोका ना जाए, उसके लिए उसकी व्यवस्था की है। तो ये व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई व्यवस्था खड़ी करती है और उसके अंदर कोई केंद्र की एजेंसी जैसे सीआरपीएफ या बीएसएफ को लेती है तो गलत नहीं है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में क्या है आप जानते हो। अगर वो नहीं है तो वहाँ का इलेक्शन कभी भी निष्पक्ष हो नहीं सकता। आप सबका आपला स्थानांचा खूप खूप धन्यवाद। मराठीमधलं बोला तसं मराठी जास्त येत नाही पण तुमच्याशी प्रणाम।